हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मानव पूंजी निर्माण से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मानव पूंजी निर्माण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार एवं प्रशिक्षण शामिल है कहलाता है। भौतिक पूंजी निर्माण, औद्योगिक पूंजी निर्माण, बैंकिंग पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। देखिए पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार एवं प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग मतलब कौशल शामिल है कहलाता है। देखिए मनुष्य शिक्षा पर पैसा लगाता है, अपना स्वास्थ्य का सुधार करता है और प्रशिक्षण मतलब कोई चीज़ का ट्रेनिंग लेता है मतलब कौशल सीखता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इस तरह हो गया। तो वह इन सभी से मानव पूंजी का निर्माण करना चाहता है, यानी अपने अंदर ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का विकास करना चाहता है। मनुष्य जिस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा पर निवेश करता है, अपना स्वास्थ्य का सुधार करता है, प्रशिक्षण माने कोई चीज़ का ट्रेनिंग लेता है, कौशल ज्ञान सीखता है, वह इससे अपने अंदर मानव पूंजी का निर्माण करना चाहता है। मानव पूंजी मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल, ज्ञान, बुद्धि, ये सबका निर्माण करना चाहता है, ये सबका विकास करना चाहता है। तो आंसर होगा डी नंबर, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलेंगे मानव पूंजी निर्माण। इन सभी से मनुष्य अपने अंदर मानव पूंजी का निर्माण करना चाहता है। सही उत्तर डी होगा, डी सही उत्तर डी होगा। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 2 पढ़िए। 2, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कुछ ज्ञान पहले से होता है और कुछ ज्ञान बाहर से प्राप्त करता है, यानी आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं आंतरिक एवं बाह्य दोनों। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ज्ञान थोड़ा मोड़ा जो भी है पहले अपने अंदर होता है और कुछ ज्ञान बाहर से सीखता है, बाहर से प्राप्त करता है। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं। सही उत्तर सी होगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोत होते हैं। आगे चलिए, सवाल नंबर 3 पढ़िए। 3 नंबर, मानव संसाधन विकास का उपाय है। मानव संसाधन का विकास का क्या उपाय है, यानी मनुष्य में मानव संसाधन का विकास कैसे होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं से बिल्कुल होगा, कार्य प्रशिक्षण में ट्रेनिंग कौशल से होगा, शिक्षा व्यवसाय से होगा, इनमें सभी से होगा। ठीक है, मनुष्य के अंदर में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, कार्य प्रशिक्षण में ट्रेनिंग कौशल, इन सभी से मानव संसाधन का विकास होगा। ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 4 पढ़िए। मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि। याद रखिएगा, मानव पूंजी निर्माण की समस्या है जनसंख्या वृद्धि, यानी सभी मनुष्य के अंदर में मानव पूंजी का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक ढंग से सबके पास मानव पूंजी का अभाव है, सबके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर सबका बेहतर नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है, यानी सबको नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा है, बुद्धि, ज्ञान है, उसी को मिलेगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है, इसीलिए सबके पास मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी होगा, सी, जनसंख्या वृद्धि मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगा। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 5 पढ़िए। 5, शिक्षा से लोगों की बढ़ती है। लोग शिक्षित होगा तो उससे लोगों में क्या बढ़ेगा। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादकता, मतलब कोई भी चीज़ में, कोई भी क्षेत्र में उत्पादन करने का क्षमता बढ़ेगा। दक्षता यानी कार्य करने का क्षमता बढ़ेगा। आय माने वेतन बढ़ेगा, इनमें सभी होगा। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादन करने का क्षमता यानी उत्पादकता, दक्षता यानी कार्य करने का क्षमता, आय माने वेतन, पैसा बढ़ेगा, इनमें सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 6, मानव पूंजी में शामिल है, यानी मानव पूंजी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी बोलते हैं
मनुष्य के अंदर का शिक्षा माने ज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य स्तर, व्यवसायिक कौशल में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी होगा, डी उपयुक्त सभी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 7 पढ़िए, 7। मानव संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर में मानव संसाधन का विकास करना है, मानव संसाधन का विकास होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है? मानव संसाधनों के विकास के लिए क्या आवश्यकता है? नैतिकता की, अनुशासन की, शिक्षा की, सच्चाई की। तो सही उत्तर होगा शिक्षा की। शिक्षा के अंदर में ही सब कुछ होता है, शिक्षा में ही नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई सब शामिल होता है। तो मानव संसाधन का विकास के लिए आवश्यकता है शिक्षा की। शिक्षा के अंदर ही नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई हर चीज़ शामिल होता है। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 8 पढ़िए, 8। सवाल नंबर 8 देखिए, उत्पादन में सक्रिय घटक है। कोई चीज़ का उत्पादन करना है, कोई वस्तु का उत्पादन करना है तो सक्रिय घटक क्या होगा? कुछ मानव पूंजी चाहिए और कुछ भौतिक पूंजी चाहिए, उपयुक्त दोनों चाहिए, तब कोई वस्तु का उत्पादन होगा। यानी उत्पादन का सक्रिय घटक दोनों होगा, मानव पूंजी भी होगा, भौतिक पूंजी भी होगा, उपयुक्त दोनों होगा। सही उत्तर सी होगा, सी। अब समझिए मानव पूंजी किसको बोलते हैं, भौतिक पूंजी किसको बोलते हैं। देखिए, मानव पूंजी मतलब ज्ञान चाहिए, कौशल मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, शिक्षा चाहिए। और भौतिक पूंजी मतलब मशीन, पैसा, भवन, उपकरण, औजार, ये सब चाहिए। कोई चीज़ का उत्पादन करना है, कोई वस्तु का उत्पादन करना है तो सक्रिय घटक क्या क्या होगा? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, उपयुक्त दोनों होगा। सही उत्तर सी होगा। मानव पूंजी मतलब यानी अपने अंदर जो ज्ञान है, कौशल है, शिक्षा है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण है। और भौतिक पूंजी मतलब पैसा, धन दौलत, मशीन, उपकरण, भवन, औजार, ये सब दोनों चाहिए, उपयुक्त दोनों। सी होगा, सी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 9 पढ़िए, 9। मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक क्या है? साधन है। मानव पूंजी से ही उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है। यानी मानव पूंजी एक साधन है, ठीक है। मनुष्य के अंदर जो मानव पूंजी है, ज्ञान है, कौशल है, ठीक है, प्रशिक्षण है, बुद्धि है, ये मानव पूंजी है। इसी से ही श्रम उत्पादन में वृद्धि होगा, श्रम उत्पादकता बढ़ेगा। एक साधन है, ये सब एक साधन है, मानव पूंजी एक साधन है। ऑप्शन ए होगा, ए। आगे पढ़िए, मानव विकास क्या है? देखिए, मानव पूंजी एक साधन है, यानी मानव पूंजी, मनुष्य के अंदर जो पूंजी होता है, ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, विवेक, स्वास्थ्य स्तर, बुद्धि स्तर, ये मानव पूंजी होगा, वो एक साधन है। इसके सहायता से मनुष्य अपना विकास करता है। मनुष्य एक साध्य माने एक लक्ष्य तक पहुंचता है, एक लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी एक निशाना को साधना चाहता है। मानव विकास एक साध्य है। सही उत्तर बी होगा, बी, एक साध्य। याद रखिएगा, मानव पूंजी एक साधन है, यानी मनुष्य अपने अंदर जो पूंजी है उसके सहायता से एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। लक्ष्य माने निशाना, ठीक है, अपना एम को पूरा करना चाहता है। तो मानव विकास एक साध्य है। साध्य माने निशाना, माने एम, यानी लक्ष्य को पाना, लक्ष्य को प्राप्त करना। तो मानव पूंजी से मनुष्य अपना विकास करना चाहता है, यानी एक अंतिम साध्य, निशाना तक, लक्ष्य तक, एम तक पहुंचना चाहता है, यानी मानव विकास एक साध्य होगा। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए, 11 पढ़िए, 11। भौतिक पूंजी स्वयं में क्या होते हैं? देखिए, भौतिक पूंजी स्वयं में निष्क्रिय होते हैं। सही उत्तर बी होगा, बी, निष्क्रिय। कैसे? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, भौतिक पूंजी स्वयं में निष्क्रिय होते हैं, इसका मतलब हुआ भौतिक पूंजी अपने आप में घटेगा बढ़ेगा नहीं, अपने आप में चेंज नहीं होगा। भौतिक पूंजी माने मनुष्य का धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, जमीन जगह, भवन, मशीन, उपकरण, औजार, ये सब, बोलिए, ये सब में अपने आप कभी वृद्धि होगा? नहीं होगा। ये स्वयं में निष्क्रिय होता है, माने जितना है उतने रहेगा, जहाँ का तहाँ रहेगा। ये स्वयं में घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये स्वयं में सक्रिय नहीं होता है। लेकिन मानव पूंजी स्वयं में सक्रिय होता है। याद रखिएगा, मानव पूंजी स्वयं में क्या होता है? सक्रिय। यानी मानव के अंदर में शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य स्तर, प्रशिक्षण, कौशल का अपने आप विकास होते रहता है, अपने आप वृद्धि होते रहता है, अपने आप चेंज होते रहता है। तो मानव पूंजी सक्रिय होगा स्वयं में, वो अपने आप घटते बढ़ते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन भौतिक पूंजी जो होगा वो निष्क्रिय होगा, वो स्वयं में कम बेसी नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, जहाँ का तहाँ रहेगा, जो का तो रहेगा। सही उत्तर बी होगा, बी, निष्क्रिय। आगे पढ़िए, 12 नंबर, 12 पढ़िए। शिक्षा पर व्यय एक क्या है? शिक्षा पर व्यय एक कौन सा व्यय है? एक उत्पादन व्यय है। आदमी शिक्षा पर पैसा खर्चा करता है। जैसे अभी आप लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं,
प्रत्येक साल कॉपी पर, कलम पर, पढ़ने पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये उत्पादन है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक चीनी उत्पादन करता है तो उससे पहले पैसा लगाता है गन्ना पर, मशीन पर, लेबर पर, कच्चा माल पर और किसी पर पहले पैसा लगाता है, फिर चीनी का निर्माण होता है, फिर चीनी को बेचता है तो आय लाभ प्राप्त होता है। उसी तरह से आप लोग अभी कर रहे हैं, शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, यानी प्रत्येक साल कॉपी पर, कलम पर, पढ़ने पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये आप उत्पादन कर रहे हैं, आप नया नया ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, नए नए ज्ञान को उत्पत्ति कर रहे हैं। बाद में इससे क्या होगा, आपको नौकरी मिलेगा, कोई काम मिलेगा, बाद में आप आय लाभ कमाइएगा, यानी आपको वेतन मिलेगा, आय प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप जो अभी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं ये एक वस्तु के उत्पादन के तरह है। जिस तरह मालिक वस्तु के उत्पादन पर खर्चा करता है, फिर अंतिम सामान बनता है, उसको बेचता है, तो फिर आय लाभ प्राप्त होता है, उसी तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। शिक्षा पर पैसा खर्चा करते हैं, बाद में हमको ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उस ज्ञान की सहायता से हम कोई काम खोजेंगे, काम प्राप्त करेंगे, नौकरी लेंगे, जॉब लेंगे, उससे हमको वेतन मिलेगा, आय प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक उत्पादन है। 12 का बी होगा उत्पादन। आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 13। एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है, क्या बोला, एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है उसको कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। याद रखिएगा, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में कहेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर पढ़िए 14 पढ़िए 14। मानव पूंजी में शामिल है, मानव पूंजी में क्या शामिल है, केवल श्रमिक, केवल उद्यमी, श्रमिक एवं उद्यमी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, श्रमिक माने लेबर होता है, उद्यमी माने उद्योग के मालिक को कहते हैं उद्यमी। ठीक है, और श्रमिक माने लेबर होता है, मजदूर होता है। तो मानव पूंजी में दोनों शामिल है, श्रमिक एवं उद्यमी दोनों शामिल है। सही उत्तर सी होगा, क्योंकि श्रमिक यानी मजदूर, लेबर मेहनत करता है और उद्यमी दिमाग लगाता है, तो दोनों अपना मानव पूंजी का प्रयोग करता है। लेबर प्रयोग करता है अपने अंदर शक्ति को, क्षमता को, मेहनत करता है, और उद्यमी अपने अंदर का बुद्धि, ज्ञान, कौशल को प्रयोग करता है। ठीक है, तो दोनों मानव पूंजी में शामिल है, श्रमिक उद्यमी दोनों। सही उत्तर सी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 15 पढ़िए 15। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानदंडों का एक सूचक है, सामाजिक सूचक है। ठीक है, यानी समाज में जो मनुष्य रह रहा है तो मानव के अंदर कितना विकास हुआ है उसको मापा जाता है मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, सामाजिक मानदंडों का एक सूचक है कि समाज में मनुष्य के अंदर कितना विकास हुआ है, शिक्षा का, कौशल का, ज्ञान का, ये सब का। ठीक है, स्वास्थ्य का। आंसर होगा बी नंबर, सामाजिक। आगे पढ़िए सवाल नंबर 16। मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा किसके द्वारा 1990 में प्रतिपादित की गई। क्या बोला, मानव विकास सूचकांक जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा किसके द्वारा 1990 में प्रतिपादित की गई थी। आंसर होगा UNDP के द्वारा। किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। याद रखिएगा, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1990 में प्रतिपादित की गई थी, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आगे पढ़िए सवाल नंबर पढ़िए 17 पढ़िए। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, मतलब मानव पूंजी निर्माण के दौरान कौन रुकावट उत्पन्न करता है, कौन बाधा उत्पन्न करता है। बढ़ती जनसंख्या, हाँ ये तो करता ही है, जनसंख्या वृद्धि। ब्रेन ड्रेन, ये भी करता है। शिक्षा का निम्न स्तर, ये भी करता है। उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इन सभी कारणों से मानव पूंजी का निर्माण प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, ये सभी बाधा है। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर, उपयुक्त सभी होगा। सही उत्तर डी होगा, डी। देखिए, ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है एक देश या क्षेत्र से दूसरे देश या क्षेत्र में अत्यधिक कुशल या शिक्षित व्यक्तियों का प्रवास होना है। बोलिए, जब एक क्षेत्र से, एक देश से दूसरे देश या क्षेत्र में अत्यधिक कुशल या शिक्षित व्यक्ति का प्रवास हो जाएगा, चल जाएगा, तो उस क्षेत्र में मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। उस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कुशल व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है वो अलग देश चला गया, अलग क्षेत्र में चला गया, तो उस क्षेत्र में ज्ञान कौन देगा, स्वास्थ्य को बेहतर कौन करेगा,
ठीक है, शिक्षा को बेहतर कौन करेगा? तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या तो है ही, शिक्षा का निम्न स्तर है ही, ब्रेन ड्रेन भी है। जैसे भारत का बहुत सारा शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, और शास्त्रीय वैज्ञानिक रूस में काम कर रहा है, अमेरिका के लिए काम कर रहा है, ठीक है, चीन के लिए काम कर रहा है, वो अलग देश चला गया, अलग जगह चला गया है। ठीक है, वो भारत का ही व्यक्ति है लेकिन भारत का नाम नहीं कमा रहा है, अलग देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। उपयुक्त सभी होगा, सही उत्तर डी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 18। किसी देश के विकास के अध्ययन के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI होगा। ठीक है, 18 का आंसर होगा मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं किसी देश के विकास के अध्ययन के लिए, HDI का। आगे पढ़िए सवाल नंबर 19 पढ़िए, 19 सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत हुआ था 2001 में। इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े, यानी सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा है, सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे सवाल नंबर 20 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? 1961 में, याद रखिएगा। NCERT की स्थापना हुआ था 1961 में, जिसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 1961 में NCERT का स्थापना हुआ था। आगे पढ़िए सवाल नंबर 21 पढ़िए। SHG का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? क्या बोला? SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको। S से सेल्फ, S से हेल्प और G से ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। ठीक है, जो भी गांव-गांव में चल रहा है, पंचायत में चल रहा है। आगे पढ़िए 22 पढ़िए। AAY का पूर्ण रूप क्या है? AAY का फुल फॉर्म क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, जिसके तहत डीलर घर से गरीबों को, BPL APL परिवारों को अनाज में गेहूँ, चावल, तेल, नमक, चीनी मिलता है। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत, याद रखिएगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 23 पढ़िए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल जोड़ क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल जोड़ को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कुल घरेलू उत्पाद। मतलब घरेलू क्षेत्र में देश के अंदर जितना टोटल वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ उसको बाजार में बेचें, जो बाजार मूल्य प्राप्त हुआ उसके जोड़ को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे पढ़िए 24 पढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। जब देश के अंदर GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद, उसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे पढ़िए सवाल नंबर 25 पढ़िए 25। एक व्यक्ति बीमारी के कारण लंबे समय तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है तो इससे प्रभावित होगी कार्य की सुरक्षा, हाँ, वेतन यानी आय, हाँ, उत्पादकता, ये भी होगा, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी होगा, डी। एक व्यक्ति है जो बीमारी के कारण, बीमार पड़ने के कारण लंबे समय तक अपना नौकरी में, कार्य में नहीं जा रहा है, अनुपस्थित रहता है, तो इससे क्या प्रभावित होगा? कार्य की सुरक्षा प्रभावित होगा, उसका वेतन, आय प्रभावित होगा, उत्पादकता यानी उत्पादन क्षमता प्रभावित होगा, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 26 सर्व शिक्षा अभियान का प्रसिद्ध नारा क्या था? सब पढ़े सब बढ़े, सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़े सब बढ़े। आगे पढ़िए, आगे है सवाल नंबर 27 देखिए 27। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा 2009 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, जिसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, जिसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार है। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। यह अधिनियम भारत के संविधान आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में शामिल है।
आगे पढ़िए अंतिम क्वेश्चन 28, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। शिक्षा का विभिन्न स्तर क्या है? क्या बोला? शिक्षा का विभिन्न लेवल, विभिन्न स्तर क्या है? तो हम लोग जानते हैं बहुत सारा चीज़, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ये सब जानते हैं ना, बस हाई स्कूल इस तरह से है। शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्कूल, जो होता है क्लास 1 से 5 तक। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा यानी मिडिल स्कूल, जो होता है क्लास 6 से 8 तक। उसके बाद है अपर मिडिल स्कूल यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा, जो होता है क्लास 9 से 10 तक। फिर होता है उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल +2, जो होता है क्लास 11, 12 और उससे आगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब शिक्षा का विभिन्न स्तर है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।